कल हम लोगों ने 8 प्रकार के शहद को देखा था कि शहद 8 प्रकार की होती हैं, क्योंकि वो उनको बनाने वाले मधुमक्खियाँ अलग अलग होती हैं, तो इस करके उसका नाम भी अलग अलग दिया गया है। तो आज हम लोग इन 8 प्रकार के शहद के गुणों के बारे में जानेंगे और मधु के जो सामान्य गुण हैं, शहद के जो सामान्य गुण हैं उसके बारे में जानेंगे। एक बात आप याद रखिएगा, सामान्य गुण का विशेष गुण के साथ कोई विरोध नहीं होता। जब सामान्य नियम आते हैं तो विशेष नियमों को ध्यान में रख करके सामान्य नियम को देखना होता है। जो उन विशेष नियमों को नहीं देखता है, केवल सामान्य नियम को ही पालन करने की चेष्टा करेगा, तो उसको कहीं ना कहीं उसको भूल होने की संभावना बनी रहती है। उदाहरण के तौर पर हमने देखा कि सामान्य तौर पर शहद जो है पुष्टि कारक है, मान लो, तो पुष्टि कारक है, ये सामान्य बात है। लेखन है, ये सामान्य बात है। लेकिन वही शहद, अब विशेष बात इसमें क्या आएगी? विशेष बात, अगर मान लो शहद अगर पुराना है, 1 साल के अधिक है, तो वो लेखन है। और अगर शहद नया है, 1 साल के अंदर वाला है, तो पुष्टि कारक है। तो ये मतलब एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ आपको विजुलाइज कराने के लिए ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। सामान्य नियमों को जब भी देखेंगे तो विशेष नियमों को ध्यान में रख करके देखा जाएगा। जो बातें सामान्य तौर पर कही जाएंगी उसको सामान्य तौर पर समझना है, और विशेष तौर पर भी हमें देखना होगा। तो विशेष नियमों को ध्यान में रख करके सामान्य नियमों को देखेंगे तो आपको परेशानी नहीं आएगी। चलो, ये बात तो दर्शन वाली हो गई, तो वो बातें जब आगे कभी आएगा तो उस पर विस्तार से बताएंगे। अब मुद्दे की बात पे आते हैं, शहद। तो आज हम लोग जो है शहद के बारे में विधिवत समझेंगे। तो मधु के बारे में अष्टांग हृदय में जो बताया है, श्लोक संख्या 52, इस वाले को आप देखिएगा, इस वाले स्लाइड में। मधु नेत्रों के लिए, शहद नेत्रों के लिए हितकारी है। ये लेखन होने के कारण कफ को निकाल देता है। ये मधु के सामान्य गुण की बात हो रही है। ये लेखन होने के कारण कफ को निकाल देता है, प्यास को दूर करता है, कफ दोष के लिए हितकारी है, विष को नष्ट करता है, हिचकी को दूर करती है, रक्त पित्त, कहीं से ब्लीडिंग वगैरह, ब्लीडिंग की समस्या, खून की बहने की समस्या, उसको ठीक करती है, प्रमेह रोग में हितकारी है, डायबिटीज में भी बहुत हितकारी है शहद, स्किन रोगों को, कुष्ठ रोगों को दूर करती है, पेट की कृमि को नष्ट करती है, उल्टी को दूर करती है, श्वास की समस्या हो उसमें बहुत हितकारी है, खांसी में, आमतौर पर आप लोग देखते होंगे खांसी में शहद को खूब प्रयोग करवाया जाता है। अदरक को शहद से ले लो, तुलसी को शहद से ले लो, तो खांसी में लाभकारी है। डायरिया में, पतले दस्त आ रहे हैं उसमें बहुत अच्छी चीज़ है। और शहद में एक विशेष है, ये वर्ण शोधक है, घाव को शुद्ध करता है ये, और शुद्ध तो करता ही है, साथ में भरता भी है, वर्ण शोधन भी करता है, वर्ण को जोड़ता भी है, घाव को हीलिंग भी करती है, ज्वाइंट भी करती है, वर्ण को संधान करती है, और वर्ण को रोपण यानी वर्ण को भरता है। और शहद जो है वात दोष कारक है, रुक्ष है, कसाय है, और मधु गुण वाला है। और पचने में शहद जो है भारी होता है। गुण की दृष्टि से शहद जो है गुरु होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना होगा। इसी के समान गुण वाली मधु शर्करा होती है। मधु शर्करा जो लिक्विड अंश, जैसे रात में खांड का अंश नीचे बैठ जाता है ना, वैसे ही किसी किसी शहद में मधु शर्करा का जो अंश है नीचे इकट्ठा हो जाता है। तो मधु का जो तरल भाग है वो ऊपर तैरता है, और जो शर्करा जो अंश है वो नीचे नीचे कण दिखाई देता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं चीनी वाला मधु है, चीनी मिला के दे दिया, तो वो ऐसा नहीं, वो मधु शर्करा उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये शहद के कौन से गुण हम लोग पढ़ रहे हैं, सामान्य गुण या विशेष गुण? सामान्य गुण। ये शहद का सामान्य गुण है।
अब हम लोगों ने कल जो 8 प्रकार के शहद जो देखे थे, उन 8 प्रकार के शहदों को संक्षिप्त में जान लेते हैं कि उन 8 प्रकार के शहदों के क्या क्या गुण हैं। तो आप इस वाले स्लाइड में आएंगे। जो पौतिक मधु है, जो पीले रंग की जो शहद टाइप से जो होता है, हमने जो कल देखा था, पौतिक मधु विशेषतः रुक्ष होती है, गर्म होती है, वात रक्तकर होती है, पित्त कारक है, छेदन है, विदाह है और मद कारक है, यानी अत्यंत हानिकारक है। पौतिक मधु निषेध है। तो पौतिक मधु के बारे में कल हमने क्या देखा था कि बड़ी बड़ी पीली मक्खियां पुतिका नाम से जानी जाती है ना, और उनके द्वारा जो बनाया जो मधु है आयुर्वेद को ने पौतिक मधु का है। और इसका जो रंग है, कल हम लोगों ने क्या देखा पौतिक मधु का, पौतिक मधु का कल घी जैसा देखा था, घी जैसा है ना। तो ये जो पौतिक मधु है वो हानिकारक है, कुल मिलाकर के सेवन करने योग्य नहीं है। भ्रामर मधु, भ्रामर मधु जो है कल हम लोगों ने भ्रामर मधु के बारे में देखा था। इसका रंग सफेद जैसा होता है और इन्हें अंजन के समान काला होता है और गोल आकार का होता है। ये भ्रामर मधु है, भ्रामर मधु है। भ्रामर मधु गाढ़ा होता है और अत्यंत मीठा होने से ये बहुत गरिष्ठ होता है। तो ये भी विशेष लाभप्रद नहीं है। छौद्र मधु, जो छोटी मक्खी जो होती है वो विशेष करके ठंडा होता है, शीतल है, हल्का है और लेखन है। माक्षिक मधु, देख लीजिए यहाँ पे सुश्रु जी का रेफरेंस मिल रहा है, बड़ी मक्खी के बारे में तारीफ हो रही है कि माक्षिक मधु छोटी मक्खी से भी हल्का, यानी छौद्र से भी हल्का और रुक्ष है और सबसे श्रेष्ठ है। यानी बड़ी मक्खी का जो शहद है वो छोटी मक्खी के मुकाबले अधिक लाभकारी है। छोटी मक्खी भी अपने आप में बहुत हितकारी है, लेकिन बड़ी मक्खी से कम है। और इसके अलावा सबसे श्रेष्ठ भी है और श्वास में, कफ के रोगों में, खांसी में, कफ वाली में, इसमें बहुत विशेषता प्रशस्त माना गया है बड़ी मक्खी का शहद। और छात्र मधु, जो छत्ते के जैसा छाता आकार का जो छाता टाइप से जो शहद बनाती है, अलग प्रकार की मक्खी होती है, हिमालय वगैरह में होती है, वो बहुत शहद इकट्ठा करने में बहुत ही चतुर होती है, बहुत प्रवीण होती है वो। तो छात्र मधु विपाक में मधुर है, भारी है, शीतल है, पिच्छिल है, रक्तपित्त में, सफेद दाग में, प्रमेह में, कृमि में इनको नष्ट करती है और गुण में भी उत्तम माना गया है। आद्र मधु नेत्रों के लिए अत्यंत हितकारी है और कफ पित्त का परम नाशक है, कसाय है, विपाक में कटु है और बलकर, तिक्त और किंचित वातकारक है। औदालक मधु रुचिकारक, स्वर के लिए हितकारी, कुष्ठ और विष का नाशक। दाल मधु कषाय, उष्ण, एसिडिटी को करने वाला, अम्ल पित्तकर है, विपाक में कटु है, वमन और प्रमेह को शांत करने वाली और रुक्ष होती है। ये 8 प्रकार के मधु हमने देखे। लेकिन सामान्यतः महर्षि वाग्भट जी, महर्षि चरक जी जो शहद को बताया है, 4 प्रकार का उन्होंने शहद माना है, 4 प्रकार का मधु माना है। तो आप इसमें देख लीजिए। तो मैं अष्टांग संग्रह का आपके पास रेफरेंस भेज रहा हूँ, देखिए। ब्राह्मण, पौतिक, छौद्र और माक्षिक, ये 4 प्रकार का इन्होंने शहद को स्वीकार किया है। ये मधु के 4 भेद इन्होंने माने हैं, ठीक है। इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? इनमें सबसे श्रेष्ठ है माक्षिक मधु, ठीक है। ये चरक जी बोलते हैं माक्षिक मधु सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद दूसरे नंबर पे छौद्र मधु। हाँ, तो खाने के लिए अगर 4 प्रकार का मधु का जिक्र है यहाँ पर, तो 4 प्रकार के मधु में ये 2 प्रकार के मधु ही पथ्य रूप से प्रयोग करने योग्य है, यानी पौतिक मधु और भ्रामर मधु ये पथ्य रूप से प्रयोग करने योग्य नहीं है। वो 8 प्रकार के मधु की जब बात होगी तब यहाँ पे ये बात लागू नहीं होगी। यहाँ पे 4 प्रकार की मधु है ना, तो इन 4 प्रकार के मधु में कौन से 2 मधु पथ्य रूप से प्रयोग करने योग्य है? माक्षिक और छौद्र। माक्षिक और छौद्र। और उसमें भी सबसे श्रेष्ठ कौन सी मधु है? ये फोटो में भेज दे रहा हूँ, माक्षिक। ये जो आपको दिख रहा है ये बड़ी मक्खी का शहद है, ये पक्का छत्ता का है, ठीक है। तो ये माक्षिक मधु का उत्तम माना गया है। तो ये 8 प्रकार के मधु के बारे में हमने देख लिया। नया मधु, महर्षि सुश्रु जी क्या बोल रहे हैं इस पर देख लीजिए। तो नया मधु, ब्रीहनियम मधु नवम न अतिश्लेष्महरम सरम मेद स्थौल्य आपहम ग्राही। जो नया मधु है वो शरीर को पुष्ट करने वाला है,
कफ को विशेष रूप से नष्ट नहीं करता, मतलब जो वो कहते हैं ना जैसे कफ के लिए विशेष लाभकारी होता है, ऐसा नहीं है। और मृदु विरेचक है, वो पेट को साफ भी करता है, कब्जी को तोड़ता है। और पुराना मधु कितना, 1 साल से अधिक वाला मधु पुराना कहलाएगा। 1 साल के पहले वाला जो मधु है वो, तो पुराना मधु मेद के लिए स्थूलता नाशक है, ग्राही है यानी मल को बांध के निकालेगा, अत्यंत लेखन है यानी मोटापा के लिए बहुत अच्छी चीज है, लेखन करने में बहुत अच्छी चीज है, गांठ के लिए बहुत अच्छी लाभकारी है। तो अगर हमें मोटापा में शहद को प्रयोग करना है तो कौन से शहद को प्रयोग करेंगे अवनीत जी? नवीन मधुर, सॉरी नहीं, पुराना। शरीर को पुष्ट करना, अब शरीर को पुष्ट करना है तो नया, और नया वजन और गिराना है तो तो कौन पुराना। सा? पुराना। पुराना तो अगर हम शहद देना चाहते हैं तो हमें किन बातों का विचार रखना पड़ेगा शहद के बारे में, अगर हम किसी को मोटापा में देना चाहते हैं तो? मोटापा में देना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान देना होगा कि वो पुराना है कि नहीं है। नहीं है, इस बात का ध्यान नहीं तो। आपको मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, हालांकि मैं नाम नहीं लूंगा किसी कंपनी का। तो वो कंपनी का उसने एक शहद यूज किया और वो शहद जो है कंफर्म था कि वो चीनी से तैयार किया गया था। तो हम्म। चीनी से तैयार किया गया शहद था और साथ में नया था। हम्म। अब उसने वो शहद लिया था वेट को लॉस करने के लिए। पता चला कि शहद लेने से उसका वेट लॉस क्या होगा, 2 किलो और बढ़ गया। हम्म। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना जरूरी है। और आजकल का जो शहद है जो तैयार होता है चीनी से, गुड़ से, तो वो शहद में वो गुण नहीं दिखाई देंगे जो जंगलों में अलग अलग फूलों के रस से जो निर्माण किया हुआ शहद है, उससे कंपीट आप नहीं कर सकते हो, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है? तो ये हो गया नया शहद और पुराना शहद। अब बात आते हैं पक्का शहद और कच्चा शहद। जो पक्का शहद है वही गुणकारी है, कच्चा शहद हानिकारक। क्या अंतर है कच्चा शहद और पक्का शहद में? तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। छत्ते में ही जो 2 महीने के बाद तक का जो शहद रह गया, छत्ते में ही जो 2 महीने तक शहद रह गया, या 2 महीने का पुराना छत्ता है, उसमें जो शहद होगा वो पक्का शहद कहलाएगा। और कच्चा शहद में क्या होता है, वो नया छत्ता रहता है, 10 दिन का, 15 दिन का, वो वाला छत्ते वाला शहद नहीं लेना होता है। कैसे पता करेंगे? वो शहद छत्ता जो है ना एकदम धोती के जैसा सफेद दिखता है, उसमें फेन भी बहुत आता है, झाग भी आता है, और उसका स्वाद उसका खट्टा होता है। जब भी आपको लगे शहद में खट्टापन आया है, प्राय करके खट्टापन आया है और झाग बहुत है, सफेदी सफेदी अधिक है, तो आप ये जान के ये समझ लीजिएगा वो कच्चा शहद है, ठीक है? और पक्का शहद एकदम लाल रहेगा, एकदम उसको पानी में डालते ही नीचे जाएगा, ठीक है? और इस तरीके के लक्षण है, मतलब ये समानता कथन है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? यानी छत्ते में ही कुछ समय तक, अधिक काल तक रहा हुआ शहद पक्का होता है, और कम दिनों तक रहा हुआ शहद जो है कच्चा होता है। 15 दिन 10 दिन का जो छत्ता है वो वाला शहद नहीं लेना होता है, ठीक है? अब आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, शहद कभी भी कम मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिए, तभी वो गुणकारी है। कहने का मतलब ये है, अल्प मात्रा में सेवन करने से ही शहद में आपको लाभ मिलेगा। कारण ये है कि मधु, महर्षि वाग्भट जी बोलते हैं, इस वाले स्लाइड को देखिएगा मैं जो पढ़ रहा हूं। कारण ये है कि मधु भारी होता है पचने में, मधु भारी है, रुक्ष है और कसाय, मधु भारी, रुक्ष, कसाय और शीतल होने से इसको थोड़ी मात्रा में ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि मधु जन्य अजीन से बढ़कर दूसरा कोई कष्टम रोग नहीं। यदि मधु आपने अधिक मात्रा में लिया और वो नहीं पचा तो उससे बढ़कर और कोई अजीन नहीं है। मधु के सेवन से उत्पन्न हुए अजीन से बढ़कर दूसरा कोई अजीन नहीं है, ऐसा सभी शास्त्रकारों का, सभी महर्षियों का कहना है, ऋषि मुनियों का कहना है। अतः इसलिए इसको अल्प मात्रा में सेवन करना चाहिए। कारण क्या है? अच्छा, ये स्थिति कब बनती है, कोई आप बता सकते हैं कि ज्यादा शहद सेवन करने की स्थिति कब कब बन सकती है? कोई दृष्टांत आप लोगों में से दे सकते हैं? ज्यादा मधु सेवन करने का कब कब परिस्थिति बन जाती है? ज्यादा मधु सेवन करने की
जैसे जंगल में गए, अब उनको पास बहुत पर्याप्त मात्रा में शहद मिल ही जाता है, जो आदिवासी लोग रहते हैं जो खेत में रहते हैं, तो कुछ नहीं होता है तो सोचते हैं चलो रोटी को शहद के साथ चुपड़ के खा लो, एक एक पाव, दो हाँ, दो सौ ग्राम, 150 150 ग्राम, वो जी। स्थिति बन जाती है। वहां हाँ। पर उससे बचना होगा। ठीक है, तो जी। ये स्थिति बन सकती है, तो यहाँ पर ये स्थिति बन जाती है, तो वहां पे उस चीज को रोकना होगा, मतलब वो नहीं करना है। और क्या होता है, मधु अगर नहीं पचा और उसके कारण अजीर्ण हुआ तो हानिकारक क्यों है, क्यों इसकी इतनी निंदा की गई है? तो कारण ये है कि मधु का गर्म से विरोध है। जी। तो यदि हम, क्योंकि मधु में विष भी होता है, ठीक है, तो अगर विष भी होता है और विष गुण एक्टिव नहीं होता जब तक कि उसका गर्म के साथ मेल ना हो। यदि हम मधु को गर्म के साथ मेल करेंगे तो उसका विष गुण एक्टिव होकर के हमको हानिकारक करेगा। तो मधु के अपचन हुआ है, पचा नहीं है मधु, है ना। तो अगर हमने मधु के अपचन होने पर, मधु मधु हमको पचा नहीं, अपाचन हो गया है ना, अपचन हो गया है, तो अपचन को दूर करने के लिए हम किस प्रकार की चिकित्सा करेंगे अवनीश जी? पाचन चिकित्सा। पाचन की। उष्ण चिकित्सा करेंगे, गर्म चिकित्सा करेंगे, है ना। जी। और उष्ण चिकित्सा यदि हम करेंगे तो क्या होगा, गर्म चिकित्सा करेंगे तो? और भी वो अजीर्ण को बढ़ा देगा। नहीं, उष्ण चिकित्सा, गर्म चिकित्सा करने से पाचन तो अच्छा हो जाएगा। हाँ। गरम चीज देंगे, उष्ण क्रिया करेंगे, जैसे गर्म पानी वगैरह हम पिलाते हैं, जैसे अजीन में क्या करते हैं, गर्म पानी पिलाना, गर्म सिकाई वगैरह करना, तो उससे अजीन ठीक होता है। लेकिन शहद के अजीन में यदि आप गर्म पानी देंगे तो वो तो अजीन में काम करेगा, लेकिन शहद के अंदर क्या है, विष है, विष गुण भी तो है शहद में। जी। अब गर्म देने से वो अजीन तो ठीक होगा, लेकिन शहद का विष गुण एक्टिव हो जाएगा, विष गुण बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा, विष और फैल करके हमको हानिकारक हो जाएगा, मारक हो जाएगा, क्योंकि शहद का गर्म के साथ मेल नहीं है। जी। जी। और अगर हमने विष को ध्यान में रखते हुए ये सोचा कि हम यहाँ ठंडा पानी पिलाते हैं, विष ना फैले, है ना, विष के एक गुण एक्टिव ना हो, शीतल ठंडी चीजों से अजीन घटेगा या बढ़ेगा? ठंडी चीजों से अजीर्ण तो बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो इसीलिए शहद का अजीन उपकरण विरुद्ध हो जाता है चिकित्सा में। ठंडी चिकित्सा करो तो अजीन और बढ़ जाएगा, गर्म चिकित्सा करो तो शहद के अंदर जो विष गुण है वो एक्टिव हो जाएगा। इसीलिए शहद के अजीन से बढ़कर अधिक और कोई कष्टकारी चीज नहीं है, अधिक कोई और अधिक कष्टकारी अजीन नहीं है। समझ में आ गई ये बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अजीन अवनी जी आपको? जी। 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 तो इसीलिए शहद को अल्प मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। अल्प मात्रा कितना रहेगा वैद्य जी? अल्प मात्रा 1 चम्मच, 1.5 चम्मच, आधा चम्मच, अपने शरीर के हिसाब से, है ना। जी। अधिक से अधिक 2 चम्मच, बस, दैट्स इनफ। प्रणाम गुरुजी। वो कुछ लोग शहद में दही दही में शहद या दूध में शहद डाल के लेते हाँ, हैं, तो ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं। शेक वगैरह में बनाते हैं, जैसे मिल्क शेक बनाते हैं तो उसमें भी शहद डालते हैं। शहद तो बहुत सारी चीजों के साथ ये उपयोग किया जाता है, अभी हम लोग देखेंगे उस चीज को, डोंट वरी। ठीक ठीक, धन्यवाद। अब आप ये अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का 53वां श्लोक देखेंगे। उष्ण मधु का गर्म शहद का सेवन निषेध बताया है महर्षि भागवत जी ने। आग पर गर्म किया हुआ शहद भी मारक है, हानिकारक है, अत्यंत हानिकारक है। धूप आदि से पीड़ित व्यक्ति के लिए भी शहद जो है मारक है। कोई गर्म देश में है, गर्मी का मौसम है, अत्यंत उष्ण काल है, उसमें भी मधु नहीं प्रयोग करना है, ठीक है, क्योंकि जी। मधु विष के साथ मिला रहता है। और इसके बारे में अभी पीछे हमने जिक्र किया था ये चीज।
कि गर्म मधु का सेवन नहीं करना है, उष्ण जल के साथ शहद का सेवन नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से मधु जो है हानिकारक हो जाती है। तो उसके पीछे का कारण मैंने आपको बताया कि गर्म जल के साथ शहद क्यों नहीं यूज करना है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे धूप से खेल कर आए, बाहर से घूम कर आए गरम गरम, तो हम कहते हैं शहद पानी बहुत अच्छा रहेगा, लो पी लो शरबत की तरह से। उस अवस्था में नहीं, शरीर को ठंडा करके शांत स्थिति में रख के फिर ही मधु को लेना चाहिए, शहद को लेना चाहिए, ठीक है। यानी गर्मी से पीड़ित व्यक्ति को मधु नहीं लेना चाहिए। इसके पीछे का कारण क्या है, गर्म पानी से शहद नहीं लेना, या गर्म करके नहीं लेना, या गर्म अवस्था में नहीं लेना, या गर्मी के मौसम में नहीं लेना, है ना, गर्म अवस्था में, उष्ण काल में। उसके पीछे का कारण ये दिया जाता है कि मधु में विष भी मिला होता है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, मधु में विष भी मिला होता है, क्योंकि जो मक्खियां होती है ना, वो सब जगह से फूलों को लेती है, सब जगह से फूलों को लेती है, तो उसमें विष वाले फूल से भी रस को इकट्ठा करती है। तो विष वाले फूलों से रस को इकट्ठा करेगी, तो उसके अंदर फूलों का जो विष वाला फूल है, उस फूल के अंदर विष होगा या नहीं होगा अवनीश जी? विष होगा ना? जी जी। तो विष वाले फूलों से भी रस लेती है, इसलिए शहद में क्या होता है, विष भी होता है। जी लेकिन वो विष ठंडा है, मतलब विष जो है ठंडा गुण के कारण, अगर हम ठंडी चीजों से लेते हैं तो वो शहद का विष गुण एक्टिव नहीं होता, सक्रिय नहीं होता। लेकिन अगर हम उसको गर्म पानी में, उसको गर्म करके गर्म अवस्था में अगर लिया जाए, तो विष का जो अपना गुण है वो एक्टिव हो जाता है, विष सक्रिय हो जाता है, विष गुण, है ना, विष गुण सक्रिय हो जाएगा और वो हानिकारक हो जाएगा। इसलिए गर्म जल के साथ शहद को नहीं लेना चाहिए। एक तो हो गया अपने विषैले फूलों से भी शहद जो है, मधुमक्खी जो है वो रस को लेती है, और दूसरा मधुमक्खी अपने आप में विषैली है, तो वो अपने विषैले शरीर से वो शहद निर्माण करती है। तो दोनों बातें आ गई, ठीक है। तो इसीलिए दोनों चीजें आ सकती है। अब मान लो चीनी, आजकल की जो मक्खियाँ होती है वो गुड़ चीनी से जो बनती है, तो वो विष का रस नहीं लेती है उस प्रकार की मक्खियाँ। तो वो गर्म पानी के साथ अगर लेंगे तो हो सकता है उतना ना हानि करे, लेकिन दूसरा ये भी हो सकता है कि क्योंकि उसका विषैला शरीर भी है, तो उसमें उसका भी कुछ अपना शहद में प्रभाव पड़ जाए। आप समझ रहे कि नहीं? तो इसलिए आपको इसलिए बहुत जरूरी है कि शहद को गर्म जल के साथ या गर्म करके प्रयोग नहीं करना चाहिए, प्रायः करके। कोई रोग विशेष में, कोई अवस्था भेद में कहीं का किंचित अगर वैद्य ने बताया तो एक अलग बात है, लेकिन सामान्यतः आपको इस बात का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आजकल की जो शहद जो बनती है जो चीनी और गुड़ से, उसमें और जो फूलों के रस के जो तैयार किया गया शहद है, उसमें बहुत अंतर है, गुणों में काफी अंतर आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक शहद के ऊपर ही है, जो आप लोगों को बहुत जरूरी है जानना। मधु जो है श्रेष्ठ योगवाही है। मधु जो है श्रेष्ठ योगवाही है, ऐसा महर्षि भागवत जी कहते हैं। क्योंकि कारण ये होता है कि भिन्न भिन्न फूलों से जो मधु जो है भिन्न भिन्न फूलों के रस से बना हुआ होता है, इसलिए मधु जो है सबसे अधिक योगवाही माना गया है। मधु जिस भी योग के साथ दिया जाता है उसके गुणों को बढ़ा देता है। योगवाही का अर्थ क्या होता है? जो अपने गुणों को रखते हुए दूसरे के गुणों को और अधिक बढ़ा देती है, उसको योगवाही कहते हैं। और इस मामले में मधु नंबर 1 पे है, A1 क्वालिटी में नंबर 1 पे स्थान आएगा शहद का। क्योंकि पहला कारण ये है, कारण ये है कि मधु अनेक अनेक फूलों के रस से शहद को निर्माण करती है, और योगवाही होने से वो क्या करती है, दूसरे के गुणों को तो बढ़ाती है, साथ में अपने गुणों को भी नष्ट नहीं होने देती, अपने गुणों को रखते हुए दूसरे के गुणों को बढ़ा देती है। सबसे अधिक योगवाही मधु माना गया है। और अधिकांश जो दवाइयां हैं वो शहद के साथ दिया जाता है। पहला कारण ये है कि ये
जो दवाइयाँ दी जाती है वो खाने में थोड़ा ठीक लगता है शहद के साथ अगर दिया जाए तो, है ना। और दूसरा कारण है कि दूसरा औषधि अधिक सक्रिय हो जाती है। शहद के साथ यदि हम दवा देते हैं तो औषधि जो है अधिक सक्रिय हो जाती है और औषधि दूर दूर तक पहुंच जाती है ना। और मधु जो है स्तोतों को शुद्ध भी करती है, यानी स्तोतों को खोलता भी है। आपने देखा होगा बहुत सारे वैद्य लोग इस दवा को शहद से चाट लेना, इसको शहद से ले लेना, है ना, शहद के साथ ले लो, कितनी दवाइयाँ दी जाती है। और मैं खुद भी इसका प्रयोग करवाता हूँ, शहद से ले लो, इस शहद से ले लो, शहद से ले लो। जैसे ही मैं शहद से प्रयोग करवाता हूँ ना उसका, जहां जी जहां आवश्यकता लगता है उस वो तो जो औषधि का गुण रहता है और बढ़ जाता है। जैसे मान लो किसी को पौरुष शक्ति के लिए वृक्ष योग देना होता है तो उसमें शहद का जरूर, जैसे दूध में शहद को मिलाकर लिया जाए तो वही शहद वाजीकरण बन जाता है दूध के साथ मिलने पर, अधिक दूध के वाजीकरण गुण को और बढ़ा देता है। ठीक है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। भैंस के दूध के साथ शहद अगर लिया जाए तो बहुत अधिक मतलब पुष्टिकारक है, मतलब ताकत बहुत देती है ये काफी। तो ये चीजें हम आगे देखेंगे। और योग वाही, आपको ये बात ध्यान रखिएगा कि जैसे वायु, वायु भी क्या है, योग वायु है। वायु अब ना तो ठंडा मान है ना गर्म है, जी लेकिन आयुर्वेद में वायु को शीत बताया है, लेकिन उसका वायु जो है योग वायु है। वायु का अपना वो नहीं है तासीर। तो जिस प्रकार वायु अगर गर्मी के साथ मिल करके गर्मी को और बढ़ा देती है, वायु कफ के साथ मिल करके सर्दी को और बढ़ा देती है, ऐसे ही शहद भी है। ये बात समझ में आ गया। शहद अगर वृक्ष योगों के साथ मिलता है तो वृक्षता का अनुकरण करता है ना। तो अब आपको समझ में आया अवनीत जी की तुलसी को शहद के साथ देने का क्या प्रयोजन है। एक तो शहद का अपना गुण है कि भाई शहद कफ नाशक है ना, स्तोतों को खोलता है। और दूसरा क्या प्रयोजन है अवनीत जी? योग वाही है। योग वाही है, तो दोनों अपने को फायदा हो रहा है ना। जी जी तो इस बात को हमें ध्यान रखना जरूरी है। मान लो शहद का गुण, मान लो कोई वात रोगों में दे रहे हैं तो वात रोगों में शहद को हम दे रहे हैं वात नाशक द्रव्यों के साथ, तो आपको लगेगा शहद तो रुक्ष है, वात कारक है, जी तो वो तो फिर शहद के साथ क्यों दिया जा रहा है? तो अब आपको समझ में आया क्यों दिया जा रहा है। वो उस योग वाही द्रव्य को हमको बढ़ाने के लिए, योग वायु होने के कारण, क्योंकि हम दवा को पहुंचाना चाहते हैं दूर तक, मार्गों तक। जी औषधि अधिक सक्रिय हो सके इसके लिए शहद के साथ हम दे रहे हैं, औषधि दूर दूर तक पहुंच जाती है मधु के सेवन से। ठीक है, जी तो चलिए आज मुझे लगता है इतना इनफ है। शांति पाठ करके कक्षा को विराम देते हैं। एक चीज संशोधन में मधु प्रयोग रह गया है। हाँ जी 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 जी, मधु में हाँ गरम मधु के बारे में एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। उल्टी वाले, जब हम उल्टी करवाते हैं तो उल्टी वाले बोलते हैं ना कि 2 लीटर पानी में 20 ग्राम सेंधा नमक, 20 ग्राम नमक गर्म पानी में घोल करके पिला के उल्टी करा दो। तो फिर आपके मन में आएगा कि यार ये तो गर्म के साथ तो शहद का निषेध है, फिर उल्टी कराने में शहद को गर्म पानी में क्यों मिला के दिया जा रहा है? तो वो विरोध नहीं है। कारण यह है कि हम जो शहद देंगे तो शहद नहीं पचेगा, बिना पचे ही उल्टी से निकाल रहे हैं हम शीघ्र ही, क्योंकि मधु बिना पचे ही शीघ्र ही पुनः बाहर निकाला जाता है उल्टी में। और ऐसे ही नीरू बस्ती में, जिसमें काढ़े की बस्ती में गर्मा गर्म काढ़े में, गुनगुना काढ़े में, गर्म काढ़े में शहद मिलाया जाता है, तो उसमें भी टिकता थोड़ी है, बिना पाचन हुए ही निकाल दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर शरीर में, क्योंकि ये पचता नहीं है। वमन कराने और नीरू बस्ती में उष्ण मधु का निषेध नहीं है, उल्टी कराने में और काढ़े वाली बस्ती में गर्म शहद का निषेध नहीं है, क्योंकि शहद बिना पचे ही शीघ्र ही पुनः बाहर निकल आता है, शरीर में जीर्ण नहीं होने पाता। ठीक है जी चलिए अब आप शांति पाठ करके कक्षा को विराम दीजिए।